जय हिंद एवरीवन। मैं राहुल इंदौर डिफेंस एकेडमी के शानदार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल और पीछे बैकग्राउंड पे आपने देख ही लिया होगा कि हम शौर्य बैच के माध्यम से ये पूरी सीरीज़ में हम कुछ टॉपिक्स यहाँ पर कवर करने वाले हैं और उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस सेट के लिए भी हम लोग आकर अभी और वीडियो बनाएंगे। सही है। आज हम पहला टॉपिक जो लेने वाले हैं दोस्तों, वो ये लेने वाले हैं सेट थ्योरी। सेट थ्योरी आपके पास में क्या होती है, कितने टाइप के सेट्स होती हैं और कैसे सेट्स को हम लिखते हैं, किस किस फॉर्म में लिखते हैं, वो सारे तरीके हम आज जानेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डीप में भी अपन चलेंगे कि सेट्स आपके पास में किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले आपके दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों कि सेट आखिर है क्या, क्योंकि कोई भी टॉपिक आप जानने से पहले या कोई भी टॉपिक आप समझने से पहले सबसे पहले आपका दिमाग जो जाता है कि सेट क्या है। क्या हम इस दुनिया में जितने भी सारे आपको कलेक्शंस दिखाई देते हैं, क्या हम सभी को सेट बोल सकते हैं क्या? सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि क्या आपके सामने जो भी सारे कलेक्शंस दिखाई दे रहे हैं, क्या वो सारे के सारे सेट्स हैं? क्या हम उन सभी को सेट्स बोल सकते हैं क्या? आप किसी शॉप में गए और आपने बहुत सारी थिंग्स का, आर्टिकल्स का, वहां पर आपने क्या देख लिया, एक कलेक्शन देख लिया, क्या हम उन सभी को सेट्स बोल सकते हैं क्या? या फिर आपने कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स देखे होंगे, कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स, कलेक्शन ऑफ आपने प्लेयर्स देखा होगा, कलेक्शन ऑफ आपने बहुत सारी चीजें हैं जो आपने कलेक्शंस के फॉर्म में देखे होंगे। लेकिन क्लास, मुझे एक बात बताओ दोस्तों कि क्या हम उन सभी को सेट्स बोल सकते हैं क्या? तो सबसे पहले जो सेट्स की डेफिनेशन है वो क्लियर करें कि हम उन सभी को सेट्स नहीं बोल सकते। कब तक नहीं बोल सकते? सबसे पहले आपके दिमाग में आएगा कि सर आपने बोला कि हम उनको सेट्स नहीं बोल सकते, तो क्यों नहीं बोल सकते और कब तक उनको सेट हम नहीं बोल सकते? तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि जब तक हम उन सभी को डिस्टिंक्टली अलग अलग उनको हम वेल डिफाइंड नहीं कर पाएंगे, उन कलेक्शंस के उन एलिमेंट्स को, तब तक हम उन्हें कभी भी सेट्स नहीं बोल पाएंगे। और इसलिए हम सेट्स में ज़्यादातर आपने बुक्स में भी देखा होगा कि जो आपके पास में डेफिनेशन लिखी होती है आपके पास में, कि जो सेट्स की डेफिनेशन है वो क्या होती है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स, कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स जो आपके पास में होती हैं वही आपके पास में क्या होते हैं दोस्तों, सेट्स होते हैं। मतलब मैं यदि सेट्स की एक मोटा मोटी डेफिनेशन आपको बताऊं, सो सेट्स आपके पास में जो होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, ए कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स इज ए सेट। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी कि जब तक हम आपके पास में कोई भी कलेक्शन है उनके एलिमेंट्स को हम वेल डिफाइंड ना कर पाए, अलग अलग उनको अलग अलग ना पहचान दे पाए, तब तक हम उनको सेट नहीं बोलेंगे। तब तक वो होंगे एक कोई नॉर्मल कलेक्शन होगा, लेकिन वो सेट तो नहीं हो पाएगा। सेट होने के लिए सबसे पहली कंडीशन यही है कि उनके जो एलिमेंट्स हैं वो डिस्टिंक्टली क्या होने चाहिए, वो पहचान में आने चाहिए कि हाँ इसका एलिमेंट ये है, इसका एलिमेंट ये है, इसका एलिमेंट ये है। और यदि आपने इस तरीके से उनको वेल डिफाइंड कर दिया है, देन हम उसको फिर क्या बोल सकते हैं, सेट बोल सकते हैं। उनको क्या बोल सकते हैं क्लास दोस्तों, सेट बोल सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि आपके पास में जो कलेक्शन है, यदि वो वेल डिफाइंड थिंग्स का एक कलेक्शन है तो वो क्या है दोस्तों, वो सेट है। वो क्या है, एक सेट है। जैसे मैं बोल दूं आपसे कि यदि मैं आपसे बोल दूं कि ये आपके पास में एक कलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, क्या हम इंडिया जब से आजाद हुआ है, जब से इंडिया को ट्रांसफर ऑफ पावर आपके पास में हुआ है, क्या हम तब से लेकर जब आपके पास 1947 से जब से भी देश को इंडिपेंडेंस मिली है तब से लेकर अभी तक जितने भी प्रेसिडेंट्स बने हुए हैं,
क्या हम उनको वेल डिफाइंड कर सकते हैं? तो आप बोलोगे हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी जानते हैं, उसके बाद में लाल बहादुर शास्त्री, या आपके पास में राजेंद्र प्रसाद के बाद में जो भी आपके पास में प्रेसिडेंट्स बने हुए हैं उसके बाद में, उन सभी को हम लोग जानते हैं। नीलम संजीव रेड्डी भी आए और आपके पास में फिर प्रतिभा देवी पाटिल भी बाद में आए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब भी बने। तो जितने भी आपके पास में प्रेसिडेंट्स अभी तक बने हैं, हमें सभी का एक लिस्ट में नाम लिखा हुआ है, जिनको हम अलग अलग पूरा आप अलग अलग डिफाइन कर सकते हो, हाँ ये है ये है ये है ये। तो इनका जो आपके पास में नेम का एक कलेक्शन बनेगा, वो आपके पास में कहीं ना कहीं क्या होगा, एक सेट होगा, उसको हम क्या बोल देंगे, सेट बोलेंगे। क्लियर है ना? यदि मैं बोल दूं आपके पास में यदि आप देखोगे पहले एक्सरसाइज में, तो पहले एक्सरसाइज में तो आपको आइडेंटिफाई ही करना है कि सेट है या नहीं है। आपको क्या करना है, आपको यही आइडेंटिफाई करना है कि सेट है या नहीं है, कलेक्शन जो आपके पास में दिया हुआ है वो सेट है या नहीं है। जैसे मैं आपसे बोल दूं दूसरा, तो इसको क्या बोल देंगे हम, दिस इज ए सेट। मैं आपसे बोल दूं ए कलेक्शन ऑफ ऑल द गजल्स sung by गुलाम अली साहब। क्या हमें दोस्तों ये, क्या आप इसको एक कलेक्शन को, इसको हम सेट बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे? जैसे मैं आपसे बोल दूं कि गुलाम अली साहब की जितने भी उनने गजल गाई हैं, क्या उनका एक कलेक्शन बन सकता है? क्या बन तो सकता है, और हमें यह भी पता होगा कि गजल कौन सी है या कौन सी नहीं है। इसका मतलब यह है कि हम उनकी हर एक गजल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिस्टिंक्टली, और उसको अलग अलग वेल डिफाइंड भी कर सकते हैं कि हाँ ये गजल ये है, ये गजल ये है, ये गजल ये है। इसका मतलब यह है कि इस कलेक्शन को भी हम कहीं ना कहीं सेट का नाम देंगे। क्लियर है ना? लेकिन मैं यदि आपसे बोल दूं थर्ड, इसको आप लिखना चाहो तो आप लिख भी सकते हो, आप नोट्स भी प्रॉपर बनाते चलें। यदि मैं आपसे बोल दूं यहां पर कि यदि आपसे बोला जाए कि कलेक्शन ऑफ आपके पास में ए कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल लेडीज और वुमन भी आप बोल दो इन इंडिया। सो यदि आप ब्यूटीफुल वुमन या फिर आपके पास में ब्यूटीफुल गर्ल्स आप ले लो या फिर ब्यूटीफुल लेडीज आप ले लो, उनका जो कलेक्शन होगा क्या हम उन्हें सेट बोल पाएंगे? तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में जाएगा कि हम किस बेस पे किसी को ब्यूटीफुल बोल रहे हैं। ये चीज तो आपके हर एक की नजर में अलग अलग चीजें डिफाइन होंगी। कोई कलर को देख के ब्यूटीफुल बोलेगा, कोई इनर थिंग्स को देखकर ब्यूटीफुल बोलेगा कि आपके पास में नहीं, इसका हार्ट सही है, अच्छी बातें करता है। किसी का बिहेवियर देख के ब्यूटीफुल बोला जा सकता है। या सिमिलर आप ये लिख सकते हो कि कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉयज, कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉयज। क्या हम इनको भी हैंडसम बोल सकते हैं? किसको, किस बेस पे आप हैंडसम बोल रहे हो वो भी तो आपके पास में होना चाहिए आपको पता, और ये तो आपके पास में पॉसिबल है नहीं, क्योंकि हर एक आदमी, हर एक के लिए अलग अलग व्यक्ति सुंदर हो सकता है, हर एक व्यक्ति के लिए अलग अलग व्यक्ति हैंडसम हो सकता है, हर एक व्यक्ति के लिए, मतलब एक ही व्यक्ति सभी के लिए हैंडसम तो नहीं हो सकता, सभी के लिए ब्यूटीफुल तो नहीं हो सकता, ये पॉसिबिलिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि ये आपके पास में, आप किसी भी लेडी को, किसी भी हैंडसम या किसी भी बॉय को आप हैंडसम या ब्यूटीफुल आप अपने तरीके से आप बोल पाएंगे, लेकिन दूसरा बोले ऐसी कोई गारंटी नहीं है। और ऐसी गारंटी नहीं है, इसका मतलब यह है कि आप उसको फिर आप सेट नहीं बोल सकते, वो वेल डिफाइंड नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि ना तो आपके पास में ये वाला सेट होगा, ना ही आपके पास में ये वाला सेट होगा। फिर हमें क्या करना चाहिए? तो इसका मतलब यह है कि आप पहचानो। जैसे मैं एक और आपके पास में एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पर एक और मैंने यहां पर बोल दिया कि ए कलेक्शन ऑफ
कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर्स, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया। ए कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन इंडिया। अब आप बताओ, क्या हम बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स का एक कलेक्शन है, क्या उसको हम सेट बोल सकते हैं क्या? तो सबसे पहली बात आपके दिमाग में आएगा कि हम कौन से प्लेयर्स को बेस्ट ले रहे हैं। किसी की नजर में कोई बैट्समैन बेस्ट होता है, किसी की नजर में कोई बॉलर बेस्ट होता है, किसी की नजर में कोई फील्डर बेस्ट होता है, और किसी के नजर में एक बैट्समैन जो है वो बेस्ट दिखाई दे रहा है, जो कि दूसरा बैट्समैन अगर सामने खड़ा कर दिया जाए तो ये फिर कम लगने लगता है। तो क्या हम फिर बेस्ट की डेफिनेशन भी कैसे डिफाइन करें? उसी हार्दिक पांड्या को एक बार जब इंडियन क्रिकेट टीम में वो खेल रहा था रोहित शर्मा के साथ में, तो वही सभी को अच्छा भी लग रहा था। जब उसी को कैप्टेंसी मुंबई इंडियंस की मिल गई, उसी को लोग गाली भी देने लग गए। तो क्या उसकी परफॉर्मेंस खराब हो गई या फिर क्या खराब हो गया? तो फिर हम किस तरीके से बेस्ट डिफाइन कर पाएंगे? मेन मुद्दा यही है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि हम इसको भी फिर इस कंडीशन में हम कलेक्शन ऑफ बेस्ट प्लेयर्स, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स हम बता नहीं सकते, क्योंकि आपके पास में क्या है, फिर ये वेल डिफाइंड चीज नहीं हो पाएगी। और यदि ये वेल डिफाइंड चीज नहीं है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि ये भी आपके पास में सेट नहीं है। क्लियर है? सो आई होप कि आपको इन एग्जाम्पल से आपको एक बात ये क्लियर हो गई होगी कि हम किन को सेट बोल पाएंगे या किन को सेट नहीं बोल पाएंगे। मतलब सिंपल सी चीज ये है कि यदि आप किसी कलेक्शन के हर एक एलिमेंट को डिफाइन कर पा रहे हैं तो वो सेट होगा, और यदि आप किसी भी कलेक्शन के हर एक एलिमेंट को आप वेल डिफाइन नहीं, डिस्टिंक्टली वेल डिफाइन नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब वो क्या है, वो सेट नहीं होगा। ये चीज आपको याद रखना है। और अपन फिर बढ़ते हैं कि सेट को हम किस तरीके से, किस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और अपन बढ़ते हैं और आगे। और आप देखेंगे कि हम जो है सेट्स को कैसे लिखते हैं। सेट लिखने के दोस्तों होते हैं दो तरीके। एक आपके पास में क्या होता है, सेट आप दो फॉर्म में लिखते हैं। एक होता है आपके पास में सेट बिल्डर फॉर्म, या आप पहले रोस्टर फॉर्म ही लिख लो आप। एक क्या होता है दोस्तों, एक होता है रोस्टर फॉर्म और दूसरा होता है आपके पास में कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म दो फॉर्म होते हैं आपके पास में। एक तो आपके पास में क्या है, रोस्टर फॉर्म, और दूसरा आपके पास में होता है सेट बिल्डर फॉर्म। और यूजुअली हम जो सेट को नोट डाउन या रिप्रेजेंट करते हैं वो एक कैपिटल ए, यानी आपके पास में अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश कैपिटल जो आपके पास में होते हैं इनसे डिफाइन कर देते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके पास में सेट ऐसे लिखे जाते हैं। रोस्टर फॉर्म में जो लिखने का तरीका होता है वो ये होता है कि जैसे मुझे एक सेट लिखना है ए इज इक्वल टू, सो मैंने लिख दिया यहाँ पर क्या, ए ई आई ओ यू। ये आपके पास मैंने सेट ऑफ अल्फाबेट जो इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स हैं उनका एक मैंने सेट बना दिया। और इसको हम क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट के बीच में कॉमा जरूर लगाते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर इन सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड कर देते हैं। जो आपके पास में क्या होता है उसको हम रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। यही आपके पास में रोस्टर फॉर्म होता है। दूसरी चीज ये है कि आपके पास में अगर मुझे लिखना है कि ए जो है ए का एलिमेंट है या ई जो है ए का एलिमेंट है, तो मैं इसको लिखूंगा ए स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, और इसको बोलते हैं क्या, बिलोंग्स टू। ये क्या होता है दोस्तों, बिलोंग्स टू, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। क्लियर है? अगर मुझे ये शो करना है कि जैसे इसमें बी ए में नहीं है तो मैं लिखूंगा बी नॉट बिलोंग्स टू ए, बी नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। क्लियर हो गई बात ये?
सो बी नॉट बिलोंग्स टू, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, इसमें बिलोंग्स टू को ऐसे क्रॉस कर देना है तो आपके पास में क्या हो जाता है, नॉट बिलोंग्स टू। सो इसको हम बोलेंगे नॉट बिलोंग्स टू, ये। सो आई होप कि आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब मैं दूसरा जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है वो क्या होता है, इसी को हम ऐसे लिख देते हैं कि अगर मुझे सेट को सेट बिल्डर फॉर्म, सेट ए को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होता तो मैं लिखता ए बराबर आपके पास में एक्स कॉलन एक्स, ये कॉलन अपन लगाते हैं सेमी कॉलन या कॉलन आप बोल दो। सो कॉलन एक्स, या इसको वेयर भी बोलते हैं, एक्स वेयर एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू अल्फाबेट ऑफ इंग्लिश, या फिर एक्स इज vowels of English alphabet, तो इसका मतलब ये होता है कि इसी को लैंग्वेज की फॉर्म में आप लिख दो। सो ये आपके पास में क्या हो जाता है, ये होता है सेट बिल्डर फॉर्म। उसी ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसी को लैंग्वेज के फॉर्म में लिख देना, वो क्या होता है आपके पास में सेट बिल्डर फॉर्म होता है। क्लियर हो गई बात है। सो आई होप कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म भी क्लियर हो गया होगा और रोस्टर फॉर्म भी क्लियर हो गया होगा। और यदि आपको समझना है तो मैं एक दो एग्जांपल और देकर समझाता हूं, आप इनको नोट डाउन भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें या फिर नोट डाउन कर लें। मैं इसको मिटा रहा हूं। अगर मुझे और लिखना चाहूं तो और भी मैं लिख सकता हूं बहुत सारे। ए इज इक्वल टू एक सेट है जिसमें मैं लिख दिया 1 2 3 4 5। सो आपको दिखाई दे रहा होगा कि ए जो है एक नेचुरल नंबर्स का सेट है जो आपके पास में क्या है वो 5 तक है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए इज इक्वल टू सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स जो है ग्रेटर इक्वल 1 है एंड लेस इक्वल 5 है। या मैं इसी को और भी एक और तरीके से लिख सकता हूं, ए बराबर जो आपके पास में एक्स वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर का सिंबल है, एंड आपके पास में जो एक्स है वो जो है 0 से बड़ा है, तो वो आपके पास में होल नंबर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये जो n है इसको हमें होल नंबर में बदलना पड़ेगा, होल नंबर, एंड x जो है 0 से बड़ा है एंड 6 से छोटा है। तो भी आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। क्लियर है। अब मैं यहां पर कुछ चीजों को आप लिख रहा हूं, सो आप उनको नोट डाउन कर लेना कि जैसे आपके पास में क्या होता है इसको आप नोट डाउन कर लें। मैं इसको मिटा रहा हूं। जैसे आपको सेट में लिखना है कि सेट ऑफ, पहला सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा सेट ऑफ होल नंबर को हम w से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा सेट ऑफ इंटीजर को हम इंटीजर्स को हम z से डिनोट करते हैं। अब इसमें यदि आपके पास में पॉजिटिव इंटीजर्स रहे तो आप पॉजिटिव z प्लस लगा दो, या फिर नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो z माइनस लगा दो। क्लियर है। चौथा, यदि आपको लिखना है सेट ऑफ रैशनल नंबर या रियल नंबर्स आपको लिखना है सो आप कैपिटल R लगाएं। यदि आपको लिखना है क्या 5 सेट ऑफ रैशनल नंबर, सो सेट ऑफ रैशनल नंबर्स को हम लिख सकते हैं Q से। सो आई होप कि आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी। आप इनको नोट डाउन कर लें, ये सारे कहीं ना कहीं आपके काम में आएंगे।
क्लियर है? सो आगे बढ़ते हैं अपन, और इसको आपने आई होप कि नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं भी किया होगा तो वीडियो को पॉज करें और आप इसको नोट डाउन कर लें। मैं मिटा रहा हूं इसको। अब हम थोड़ा सा टाइप ऑफ सेट्स के बारे में जानते हैं क्या होता है। तो टाइप ऑफ सेट्स कैसे कैसे होते हैं, सबसे पहले आप ये जान लो। टाइप्स ऑफ सेट्स क्या हैं, टाइप ऑफ सेट्स क्या हैं? तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि किसी भी सेट्स में सबसे पहले यदि आप डिफाइन करो उन्हें, तो फाइनाइट और इनफाइनाइट के उसमें आप करो कि उसमें एलिमेंट्स फाइनाइट्स हैं या फिर इनफाइनाइट हैं। सो यदि आप फाइनाइट में करोगे, सो फाइनाइट सेट्स क्या होते हैं? फाइनाइट सेट्स क्या हैं? फाइनाइट सेट्स जो आपके पास में है वो इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set is finite, then the set will be finite set. क्लियर है ना? इफ आपके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज फाइनाइट, देन सेट इज फाइनाइट सेट। जैसे मैं बोल दूं आपके पास में सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 एलिमेंट का एक फाइनाइट सेट आपके पास में हो गया। लेकिन मैं आपसे बोल दूं कि आपके पास में इनफाइनाइट एलिमेंट का एक सेट बनाना है, तो आपके पास में आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि इनफाइनाइट सेट आप कैसे लिखोगे? इनफाइनाइट सेट, और ये क्या होते हैं आपके पास में? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a set is infinite। यदि इनफाइनाइट है, यदि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट इज इनफाइनाइट, देन द सेट इज कॉल्ड टू बी कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स। वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट सेट्स हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि मैं इसी चीज को अगर मैं लिखना चाहता a इज इक्वल टू, सो आप इसको बढ़ाते चलते, मतलब मैं एक और सेट इसका नाम b रख दे रहा हूं ताकि आप कंफ्यूजन में ना हो जाएं कि ऊपर आपके पास में ये है और नीचे आपने b क्यों नहीं लिया, फिर कोई दूसरा सेट लेना चाहिए। सो b ले रहा हूं और 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर्स आपके जो सारे के सारे हैं इनफाइनाइट तक जाएंगे, उन सभी का अपन ने कलेक्शन एक सेट बना दिया, वो आपके पास में क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट एलिमेंट वाला एक सेट है, जिसको अपन क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सेट। सो आई होप कि ये चीजें आपके क्लियर हो गई होंगी। सही है? अब मैं और आगे बढ़ता हूं और ये नोट डाउन हो गया हो, सो मैं कुछ और टाइप्स लेकर आता हूं, और ये टाइप्स आपके पास में क्या है? नल सेट। आप देखो, अभी तो आपने देख लिया कि आपके पास में कहीं ना कहीं इसमें क्या है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट एलिमेंट्स के आपके पास में आपने एक सेट देखा, लेकिन एक ऐसा सेट हो जिसमें आपके पास में कोई एलिमेंट ही ना हो, ऐसा भी एक सेट हो सकता है। उसको हम नल सेट बोलते हैं, या फिर उसको वॉइड सेट बोलते हैं, या फिर उसको एम्प्टी सेट बोलते हैं। आप ऐसे देखो कि मैं यहां पर यदि डेफिनेशन देखना चाहूं, एम्प्टी, नल और वॉइड सेट। यदि if there is no element in a set, if there is no element in a set, then the set is empty, null or void set। empty, null और void set।
जैसे, और ये दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय फाइव, इसको हम फाइव से डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फाइव, इसको क्या बोलते हैं अपन, फाइव बोलते हैं, सही है। या फिर यदि इसको रोस्टर फॉर्म में डिनोट करना है, सो करली ब्रैकेट में कोई भी एलिमेंट आप ना लिखो तो भी आप इसको रोस्टर फॉर्म में डिनोट कर देते हो, रिप्रेजेंट कर देते हो। यही आपके पास में तरीका होता है क्या लिखने का। एक तो आपके पास में फाइव होता है, इसको फाइव बोलते हैं, और ये आपके पास में क्या होता है, रोस्टर फॉर्म में करली ब्रैकेट आप बना सकते हो। तो इसका मतलब ये है क्लास कि ये इसको रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, किसको, नल सेट को या फिर वॉइड सेट को रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर हो गई बात है। और आगे बढ़ता हूं। सो अब आगे आप देखोगे एम्प्टी के बाद में नॉन एम्प्टी आप देख लो, क्या आप देख लो दोस्तों, नॉन एम्प्टी सेट। सो नॉन एम्प्टी सेट आपके पास में क्या होता है, नॉन एम्प्टी सेट जो आपके पास में होता है दोस्तों, नॉन एम्प्टी या वही नॉन वॉइड या नॉन नल, जो भी आपको बोलना हो, नॉन एम्प्टी और नॉन वॉइड। इफ देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन अ सेट, अगर किसी भी सेट में आपको पता है कि कोई भी जगह खाली कब नहीं हो पाएगी, उसकी जो मिनिमम कंडीशन होगी कि कम से कम एक व्यक्ति अगर वहां पर है, उस रूम पे है, तो वो रूम आपको खाली नहीं दिखाई देगा। और हम इसको एज एक रूम ही लेके चलते हैं एक सेट को, कि यदि आपके पास में किसी भी सेट में कम से कम देयर इज एटलीस्ट वन एलिमेंट इन अ सेट दिस, देन द सेट इज टू बी कॉल्ड नॉन एम्प्टी सेट और नॉन वॉइड सेट, वही आपके पास में हो सकता है। सो जैसे आपके मैं आपको यहां पर लिख रहा हूं इसकी डेफिनेशन, इफ देयर इज एट लीस्ट one element in a set, then the set is non-empty void, non-empty और void सेट, ये आपके पास में हो जाएगा। मतलब अगर मैं सेट A इज इक्वल टू एक ले लूँ और एक ही एलिमेंट मैंने ले लिया, B बस ही ले लिया, और B C और D कुछ भी मैं ले सकता हूँ, बाकी मैंने कम से कम एक B ले लिया, तो इसको अपन कम से कम क्या बोल सकते हैं, नॉन वॉइड सेट बोल सकते हैं अपन इसे। क्लियर है, क्या बोल सकते हैं, नॉन वॉइड सेट या फिर नॉन एम्प्टी सेट। क्लियर है ना। अब यदि जब आपने ये ही देख लिया है तो आप इसको और देख लो कि सिंगलटन सेट, यहां से आपको समझ में आएगा कि सिंगलटन सेट क्या है। सिंगलटन सेट आपके पास में जो होता है, ये आपके पास में अगर किसी भी सेट में देयर इज ओनली वन एलिमेंट, तो आपके पास में इसके नाम में देखो ना, ये सिंगल जुड़ा हुआ ना, सिंगल और सिंगलटन, ये सिंगल से ही सिंगलटन बना है। तो मतलब सिंगल एलिमेंट वाला अगर ओनली वन एलिमेंट है किसी भी सेट में, तो वो क्या आपके पास में हो जाएगा, वो सिंगलटन सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट हो जाएगा। सो आपके पास में क्या हो जाएगा, सिंगलटन सेट। अच्छा, सिंगलटन सेट का ये लो आपके पास में एग्जांपल यहीं पर ही देकर रखा है। और ऊपर आप जाओगे तो अगर दो एलिमेंट हो गए, सो दो एलिमेंट के लिए आप क्या लिखोगे, दो एलिमेंट है आपके पास में, सो दो एलिमेंट वाला सेट जो हो जाता है वो पेयर सेट हो जाता है। क्या होता है, पेयर सेट। If there is two element in a set, then the set is to be called pair set. यदि आपके मतलब मैं आपके पास में बोल दूं, अगर B आपके पास में क्या है, A और E दो ही एलिमेंट है, ये लो आपके पास में क्या हो जाएगा, पेयर सेट हो जाएगा। क्लियर है ना। मैंने ऐसे आपके पास में दो A और E ले लिए हैं, बाकी आप कुछ और भी ले सकते हो। अच्छा, वैसे आपको लेना है तो जैसे मैंने यहां पर लिख दिया, देखो सेट बिल्डर में आप देख लो उसका एग्जांपल, x where x is such that x belongs to integer and x square is equal to 9। ये लो
यदि आपके पास में x इज इक्वल टू 9 है, अब आपको पता है कि x की दो वैल्यूज निकलेंगी, एक आपके पास -3, एक +3। जब -3 +3 निकलेगी और इंटीजर तो है ही वो, इसका मतलब b बराबर आपके पास में क्या हो जाएगा, -3 और 3 का एक सेट। और ये लो आपके पास में केवल दो एलिमेंट है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, पेयर सेट हो जाएगा। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी, क्लियर है ना। और यदि आ रही दोस्तों, सो हम एक चीज और जान लेते हैं आज। तो ये चीज आपके पास में क्या है, पेयर सेट के बाद में आप एक कुछ और जान लो। आपने क्या क्या देख लिया, पेयर सेट देख लिया आपने, और सिंगलटन भी देख लिया, इक्वल और इक्विवेलेंट और देख लो आप। इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, यदि कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी आपके पास में देयर इज 2 सेट्स, मतलब आपके पास में लेट सेट ए है एंड बी है, और ए इज इक्वल टू आपके पास में क्या है 1 2 3 4, एंड बी इज इक्वल टू आपके पास में क्या है ए बी सी एंड डी। सो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, number of element in set A is equal to number of element in set B। so यदि आपके पास में अगर ऐसी कंडीशन हो रही है कि कार्डिनल नंबर क्या होता है, यही जो आपके पास में नंबर होता है, जैसे मैंने बोल दिया 1 2 3 4, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है 4, और यही आपके पास में क्या होता है, कार्डिनल नंबर होता है। सो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स आपके पास में यदि सेम है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, इनको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो इसका मतलब ये है कि these sets are equivalent to each other, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं, क्लियर है। सो यदि आपने बोला कि सर आप इक्विवेलेंट आप बोल रहे हो, तो फिर आप इक्वल के बारे में बताओ कि इक्वल क्या होता है, हमें तो ये दोनों सेम ही नजर आ रहे हैं। तो अब मैं आपको इक्वल के बारे में बता दे रहा हूं कि इक्वल सेट क्या होते हैं। आपने आई होप कि नोट डाउन कर चुके होंगे, यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट ए लिखा था, तो मैं आपको बता रहा हूं कि इक्वल सेट्स क्या होते हैं। इक्वल सेट्स जो आपके पास में होते हैं वो क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए सेट ए, कोई एक सेट आपके पास में ए है, इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, इस सेट बी, कोई एक और सेट आपके पास में क्या है बी है, उसके एलिमेंट है, एंड ईच एलिमेंट ऑफ सेट बी इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, देन ए इज इक्वल टू बी। अब आप बोलोगे कि ये इतना सारा क्या लिख दिया, उसका मतलब भी आप समझा ही दो। इनने बोला इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए, कोई एक आपके पास में सेट ए है, उसके यदि ईच एलिमेंट किसके बराबर है, हर एक एलिमेंट ऑफ सेट बी के बराबर है, और सेट बी के हर एक एलिमेंट सेट ए के एलिमेंट है, तो आपके पास में फिर ए बराबर बी होगा। जैसे मैं आपसे बोले दे रहा हूं कि सेट ए आपके पास में है ए बी सी एंड डी, सेट बी आपके पास में बराबर है बी डी सी और ए। अब आप देखोगे कि जो आपके पास में सेट बी में ना ए बी सी डी की जो पोजीशन है वो बस चेंज हुई है, बाकी है तो वही। बाकी आपको देखो बी भी आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, सी भी आपको दिखाई दे रहा है, डी भी आपको दिखाई दिया, ए भी आपको दिखाई दिया। इसका मतलब ये है कि सेट ए जो है सेट बी के बराबर है। मैं यही आपसे ऊपर जो ये लैंग्वेज लिखी है उसका मतलब क्या है, वो सेम ही है और वही चीज है। सो आज तक के लिए इतना बहुत है, हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।